अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर करते हैं स्टार्ट ज़रा। अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला बिशारत, अब्दुल्ला बिशारत, आबिदुल्ला, यस सर। जी, अफान आसिफ, नहीं है। रिदवान मोहम्मद आसिफ, प्रेजेंट सर। अली सोहेल, इत्शाम अहमद, फहद इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। हाफिज फैजान भट्ट, सर ठीक, हमजा ताहिर, सर उसकी शादी है तो इस वजह से वो क्लास नहीं ले रहा। आज वलीमा उसका। किसका? हमजा ताहिर का सर सर। हमजा ताहिर का। हाँ तो कोई बात नहीं, उसकी अटेंडेंस अच्छी है, वो वलीमा अटेंड कर सकता है इजीली। सर उसकी लिखा अच्छी है। अटेंडेंस। सर उसने बोला था कि मैं आपको मेल भी कर दूंगा, नहीं उसका बता देना। वो ठीक है, मेरी तरफ से उसका बेस्ट विशेस, ठीक है, लेकिन ये है कि उसकी अटेंडेंस अच्छी है। शाम सरवर, हम्म, प्रेजेंट सर। हम्म, ठीक है। हसन अली, नहीं है जी हसन अली। खुरम शहजाद, यस सर। ठीक। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद असद मेहदी, यस सर। ठीक। और मोहम्मद दाऊद मंसूर, प्रेजेंट सर। ठीक है दाऊद। मोहम्मद हमजा रमज़ान, यस सर। ठीक है। और मोहम्मद हसाम सदीक, यस सर। प्रेजेंट सर। ठीक है। और मोहम्मद खुनशान शाहिद, सर मैं 5 प्रेजेंट मिनट में आया। ठीक है। खुनशान मज़र, सर। यस सर। ठीक है। शहरयार, प्रेजेंट सर। ठीक, सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। शहरयार, अच्छा ठीक है। ओके जी। मोहम्मद उमर फारूक, यस सर। ठीक है। और मोहम्मद उमर हयात, यस सर। ठीक है। और मोहम्मद वकास, सर। ठीक है। मुजतबा आमिर, मुजतबा। सुहेल करीम बुगटी, प्रेजेंट सर। ठीक है। सुलेमान अहमद भट्ट, यस सर। ठीक है जी। उज़ैर इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा जी, कौन लेट आया अभी? सर मेरा नहीं लगा सर, नेट कनेक्शन हो गया था सर। अच्छा मैं एहतशाम, अच्छा जी जी सर। जी, ठीक है। और कोई लेट कमर ड्यूरिंग द अटेंडेंस जिसने ज्वाइन किया हो और उसकी अटेंडेंस मिस हो चुकी हो उससे पहले? चलें जी, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं।
अटेंडेंस आप लोग अपने ऑनलाइन पोर्टल से चेकआउट करते रहा करें, और मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को जो हमारा सेशन होता है आपके साथ, मेरी दूसरी क्लास फ्राइडे को होती है, और फ्राइडे को इंशाल्लाह क्विज़ एक्सपेक्टेड है एलएमएस के ऊपर, और वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव या सम सॉर्ट ऑफ किसी भी टाइप का एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो प्रिपेयर वेल, और जो आज तक हम लोग पढ़ लेंगे वो हमारा सिलेबस होगा। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो स्लाइड्स हैं वो एलएमएस पर मौजूद हैं, बुक भी आपको अपलोड भी की हुई है, भेजी भी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ बीच में स्किप नहीं की, तो जहाँ तक आज कर लेंगे वो चीज़ें जो हैं वो क्विज़ का पार्ट होंगी। लास्ट वीक में भी मैंने अनाउंस किया था कि नेक्स्ट वीक में मैं क्विज़ लूँगा। ठीक है, और दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। और लास्ट टाइम भी एक चीज़ मैंने आपको बड़ा क्लियरली कहा था कि कोई रीटेक वगैरह ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मैं नहीं बनाऊँगा। सो आप अपने बैकअप्स या जो कोई भी चीज़ें हैं वो आप मैनेज करके रखें अभी, क्योंकि ये कोविड के अंदर थर्ड सेमेस्टर है, तो आई होप सो कि अब चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ये तीसरा सेमेस्टर चल रहा है विद इन द कोविड-19 सिचुएशन, सो वी शुड बी फेमिलियर कि जी हमें क्या करना है। और ऑब्वियसली चीज़ें विद इन द मतलब रीज़नेबल ही होंगी, जो चीज़ें हम कवर कर रहे होते हैं, या वो उसी टाइप की ही होंगी यकीनन इंशाल्लाह। ओके जी, फोरकास्टिंग पे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, उसको थोड़ा देख लेते हैं। हम पर्पसेस जो थे माइट भी वो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये चीज़ हमने देख ली थी, फोरकास्टिंग और उसके पर्पसेस थे, और जनरल कमेंट्स ऑन। ठीक है जी, सो अभी डिस्कस करते हैं कि ये भी माइट भी थोड़ा डिस्कस किया हो, लेकिन चलें जी यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं कि क्राइटेरिया फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड आइडियाज़। ठीक है, जो इन फ्यूचर जो आपने तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, सो चलें जी, आई होप सो के स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। और जो क्राइटेरिया है फ्यूचर ओरिएंटेड आइडियाज़ का वो भी आपके सामने ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, ओके जी, फाइन। सो अब इसमें जो मेन चीज़ है कि फ्यूचर ओरिएंटेड आइडियाज़ ऑब्वियसली जो आप काम नेक्स्ट में करेंगे, और फोरकास्टिंग भी बेसिकली यही होती है कि बिफोर द टाइम आप चीज़ों को एड्रेस करें। सो सबसे मेन चीज़ किसी भी जो कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, अभी भी माइट भी FYPs में आपने एक प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट लिखी होगी, जो जिस चीज़ को आप जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इवेंचुअली सब ने लिखी होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिफरेंट मेथड देख रहा है जो कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, तो माइट भी उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये मेंशन किया होगा यहाँ पर लोड शेडिंग का या एनर्जी नीड्स जो पूरी नहीं हो रही, तो एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी सोर्स के तौर पे मैं एक आइडिया सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि ऑब्वियसली जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और माइट भी कोई रोबोट वगैरह या उस सेंस में बना रहा है कि ये बॉर्डर पे या इंस्पेक्शन पे या विद इन द इंडस्ट्री आपको चीज़ें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे, तो मैन पावर या इस तरह की चीज़ें, टाइम, एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि उनको आप इम्प्रूव करके ये सिस्टम ला रहे हैं। तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम क्या आ रही, क्यों आप ये कोई काम भी करने जा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वाई यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सो लेट्स से घर के अंदर कोई जो काम करवाता, अगर होम ऑटोमेशन अगर कोई करवाता, तो ऑब्वियसली उनके माइंड में कोई ना कोई चीज़ होगी जिसके सलूशन के लिए उन्होंने आपको बुलाया, या अगर कोई ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से
अगर सोलर का सेटअप इंस्टॉल करवाते तो ऑब्वियसली दे हैव अ प्लान इन द माइंड और उसके मुताबिक सो बी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली जब कंपनी की बात होगी या वो या द एम्प्लॉयर्स, तो हमें जो भी रूल्स रेगुलेशन या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट हैं उनके साथ हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव्स आपने भी अपने FYPs के अंदर भी लिखे होंगे, और वो मेजरेबल चीज़ें होती हैं, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव्स को आप क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हों और क्लियरली उसको कैलकुलेट कर रहे हों, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हों। ये बहुत जेनेरिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो टॉपिक है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट कुड बी अ लिटिल बिट जेनेरिक। जेनेरिक तो खैर वो भी नहीं होती, बड़ा एक रिफाइंड किस्म की स्टेटमेंट होती है, लेकिन स्टिल उसमें कोई मेजरेबल वाले जो पॉइंट्स हैं वो नहीं होते। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो कुछ भी आपने लिखे होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के, ये आपको पता है कि आप एट द एंड उसको रिजल्ट्स के अंदर जो है वो अचीव करेंगे वहाँ पे। क्या ख्याल है, ऐसा ही है? जी सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कंसिस्टेंट रहेंगे। यू डोंट नीड टू डेविएट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट करते हैं, उससे आगे पीछे हो रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट एज एन इंजीनियर, हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं वो फिजिबल भी है या नहीं है। इज़ इट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट, उसकी फिजिबिलिटी क्या सूट करता है नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ हाइड्रो की, के लाहौर के अंदर उसकी फिजिबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो उस एग्जांपल देने के पीछे मकसद यही होता है कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के सेटअप को समझते हैं, और आप ये भी समझते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा सच रिसोर्सेज नहीं हैं, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, ठीक है। फिर हमने थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस एक दफ़ा एग्जांपल में की थी कि वो वाली चीज़ें यहाँ पे लग सकती हैं, जैसे साहिवाल में कोल पावर प्लांट है, या आप लाहौर के साथ किसी एरिया में सोलर का सेटअप लगा सकते हैं, जैसा कि क़ायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर साइड पे लगा हुआ है। सो कहाँ पर फिजिबिलिटी बनती है, कहाँ पर नहीं बनती, ठीक है। और फाइनेंशियली क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फाइनेंशियली क्या आप इस पोजीशन में हैं, क्या सूटेबल है, वायबल प्रोसेस है वो, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली आपको रिसोर्सेज मेंटेन करने हैं, एम्प्लॉयज़, मैन पावर, फैसिलिटीज़, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ट्रैवलिंग कॉस्ट्स, सारी चीज़ें, और मार्केट की जो कंपैटिबिलिटी है वो भी चेक करनी है विद योर प्रोजेक्ट या विद योर सोल्यूशन जो कि आप दे रहे हैं या जो कोई भी आप काम स्टार्ट करें। सो ये कुछ चीज़ें हैं, और होपफुली हम इनको पहले भी देखते हैं या माइट भी कुछ लोग ना देखते हों, लेकिन एक रफ़ फॉर्म में हमारे माइंड में कुछ आइडियाज़ थे। अभी थोड़ा रिफ़ाइन हो चुके हैं कि हमें इन चीज़ों को जो है ना वो देखना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड पे भी जाते हैं ज़रा। ओके जी, टेक्नोलॉजी है फोरकास्ट पे। लेट्स से इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट ना। नई टेक्नोलॉजी है वो आपके बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट डालेगी। ऑब्वियसली अभी चीज़ आई नहीं है, आपने उसको एक टेस्ट नहीं किया, उसका कोई ख़ास एनालिसिस नहीं हुआ, सो माइट बी इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू से कि जी ये बेहतर रहेगी या नहीं रहेगी। ऑब्वियसली आप किसी टेस्टिंग की बेस के ऊपर, किसी प्रूवन आइडियाज़ की बेस के ऊपर, ऑलरेडी टेस्टिफाइड जो चीज़ें हैं उनकी बेस के ऊपर आप कोई बात कर रहे होते हैं। और अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस पे ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं कि दैट कुड बी द बेस्ट वन, लेकिन अभी ठीक से आपने उसकी फोरकास्टिंग उस सेंस में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी 3G से 4G सर्विसेज आई हैं, तो 5G के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट के जी वो बेहतर होंगी उनका डेटा रेट, और जो है वो इन आउट और आपकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग, ठीक है। और बाकी जो टेक्निकल टर्म्स हैं, पैकेट लॉस या बाकी चीज़ें जो हैं, ये जिटर्स और इस तरह की चीज़ें, इनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेहतर होगी, वी कैन अज्यूम। लेकिन अभी कबल अज़ वक्त उसकी फोरकास्टिंग या उस तरह का एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो फोरकास्टिंग है, डेफिनेट सी बात है, ये टेक्निकल एक चीज़ होती है। आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी टेक्निकल प्रोडक्ट की ही सर्विसेज दे रहे होते हैं। सो एज मैंशनड इन द सेकंड पॉइंट के जो इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, ठीक है, दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू डू फोरकास्टिंग, ठीक है। वो एक बेहतर पोजीशन पे होते हैं, उन्हें प्रोसेस का, उन्हें डिज़ाइनिंग का, उनको टेक्निकल मार्केटिंग का सारा आइडिया होता है। क्योंकि सपोज़ मैं ये करता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज दे रहे हैं
और लाहौर के अंदर आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि आप होम जो एनर्जी नीड है उसको आप पूरा करने के लिए सोलर के सेटअप लगा रहे हो, आप नेट मीटरिंग भी कर रहे हो। नेट मीटरिंग के थ्रू जो जब आप यूज़ नहीं कर रहे एनर्जी तो यू कैन सेल आउट टू द वापडा, और जब आपके पास नहीं है तो आप वापडा से परचेज कर सकते हैं, 2 वे मीटरिंग हो जाएगी। और ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकल जो है ना वो सलूशन हो सकता है। अब एक आप हैं और आप अपनी ये सारी चीज़ों को रन करें। अब एक MBA किया हुआ बंदा है या बिज़नेस में उसने किया हुआ, या कॉमर्स में, या इकोनॉमिक्स में, या आर्ट्स में, ये बंदों के मेडिकल में, या लेट से IT के अंदर उसका बैचलर है, इस तरह की चीज़ें। अब वो बेहतर बता सकता है या आप बेहतर बताएंगे। कोई लोड का आपसे पूछ लेता है कि इतनी मेरे घर के अंदर ये चीज़ें और आप मुझे रिकमेंड करें कि मैं कितने किलोवाट का जो है वो सोलर मॉड्यूल जो है उसको मैं यूज़ करूं, सोलर सिस्टम किस तरह का मुझे चाहिए, इसके अंदर मैं किस टाइप का इन्वर्टर यूज़ करूं, या क्या रेटिंग इन्वर्टर यूज़ करूं, और इस पे क्या कॉस्ट आ रही है, क्या चीज़ें हैं। बैटरीज़ का माइट भी उसने सुन रखा हो, कहीं से 2 लगाने लेनी चाहिए, किसी ने कहा हो जी 1 लगानी चाहिए, कोई सीरीज़ पैरेलल का कम्बिनेशन पूछ लेता है। और आपको ये पूछ लेता है कि मैं नेट मीटरिंग करवाऊँ ना कराऊँगा तो क्या होगा, नहीं करवाता तो क्या। सो मेरे ख़्याल में ये जितनी मैंने सारी प्रीवियसली डिग्रीज़ वालों के नाम लिए, मेरे ख़्याल से आप उनसे बेहतर पोजीशन में होंगे उसको गाइड करने के ख़्याल में। क्या ख़्याल है? या वो यस लोग सर। यकीनन आप लोग ही उस पे बेहतर पोजीशन पे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको टेक्निकली उसका आइडिया। और अगर कोई इंडस्ट्री ये सॉल्यूशन आपसे ले रही है, अगर कोई इंडस्ट्री आपसे सॉल्यूशन ले रही है और वो माइट भी इसमें इंटरेस्टेड हो कि इसमें हारमोनिक्स का क्या सेटअप है, किस तरह की हारमोनिक्स इसके अंदर होंगी, और टोटल हारमोनिक डिस्टॉर्शन कितनी होगी, क्या वैल्यू इसकी होगी, और उनको पता होगा कि एक सर्टेन रेंज पे हैं तो ये इस तरह की चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें अब किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को तो नहीं ना पता कि THD क्या है या टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस क्या है, या डिस्टॉर्शन इसमें किस टाइप के आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो बीच में यूज़ हुई हैं, ठीक है, और हार्मोनिक्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। सो ये सारी चीज़ें आप ही को पता है, और यू कैन बेटरली रिस्पॉन्ड कि आप उसको बेहतर बता सकते हैं कि व्हाट टू डू ना एंड हाउ टू डू, ठीक है। सो आप बेहतर मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं ना टेक्निकल वे। आप उसको अगर SOPs दे देते हैं तो वो रटी रटाई चंद लाइनें होंगी, लाइक वाइज कॉल एजेंट या व्हेन वी रंग ऑन द हेल्पलाइन, और वो हमें एक प्रोसीजर बता रहे होते हैं कि कस्टमर को ये मसला आ जाए तो ये कह देना, ये मसला आ जाए तो ये कह देना, लेकिन आगे पीछे आपको कोई उसका आइडिया नहीं होगा, ठीक है। सो यू आर द बेस्ट पर्सन्स, ठीक है, टू फोरकास्ट अगर आपको करनी पड़े, और अगर हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली टीम ऑफ द पीपल होगी जिनका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उसमें डाइवर्जेंट उनका रोल होगा, डिफरेंट एक्सपोजर है, किसी ने किसी डोमेन में काम किया हुआ है, किसी ने किसी डोमेन में काम किया हुआ है, कोई किसी फील्ड को बेहतर समझ रहा है, कोई किसी को समझ रहा है। इलेक्ट्रिकल की अगर कोई डिवाइस हो सकती है तो माइट भी हो सकता है उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाली डिवाइस हो। अगर मोटर की आप बात करें तो एक इलेक्ट्रिकल साइड का पोर्शन, एक मैकेनिकल साइड का पोर्शन, तो माइट भी कुछ लोग जो मैकेनिकल साइड का पोर्शन है उस पे ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग जो उनके कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है। माइट भी कुछ के इलेक्ट्रिकल साइड्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हों। सो विद इन द कंपनी भी आपके पास डिफरेंट डोमेन्स होती हैं और डिफरेंट टेक्निकल पर्सनस हो सकते हैं। सो वो सारी एक बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, टीम मैनेजमेंट के सेंस में, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपकी जो हेल्प आउट कर रही होंगी। तो ये चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे, वो IBM और RFID वाली लास्ट टाइम ना, कि प्रोडक्ट्स किस टाइप की होनी चाहिए। ये जो भी आपने ये लास्ट टाइम हमने डिटेल के ये की थी मेरे ख्याल से, या शायद मैंने पढ़ी है, मुझे लग रहा है RFID और नैनो टेक्नोलॉजी और इन्फो इमेजिंग और मॉलिक्यूलर कंप्यूटिंग यस सर, की है डिस्कस, यस सर, ये कर ठीक है, ठीक है।
इसी तरह टेक्नोलॉजी के अंदर नेक्स्ट में अब जो आईफोन के यूज़र्स हैं उन्हें पता है कि उनका क्लाउड कंप्यूटिंग में या वो आई क्लाउड की जो आपके पास ऐप के अंदर जो डेटा है वो सारे का सारा क्लाउड के ऊपर जा रहा था। क्या ख्याल है? जैसे जीमेल वगैरह यूज़ करें तो बैकएंड पे ड्राइव के ऊपर डेटा जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ Yes, sir. डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। मैं मोस्टली एंड्रॉयड में ड्रॉप बॉक्स यूज़ करता हूँ, जो कि आपके पास पिक्चर्स या वीडियोस या आपका जो भी फ़ोन का डेटा फाइल्स वगैरह वह वहाँ पे आपको एक लिमिटेड सी स्पेस मिली होती है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप किसी ईमेल के ऊपर उसकी जो है वो ड्राइव के ऊपर भी सेव कर सकते हो। तो इसका बेसिकली ये जब आप क्लाउड्स के ऊपर या इस तरह ड्राइव्स के ऊपर डेटा, तो उसके क्या आप कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी के दौर का बंदा नहीं है तो बैकएंड पे चले जाएं, और उनके लिए तो क्या, अगर एक सिस्टम में पड़ा हो तो किसी दूसरे सिस्टम में तो एक्सेस करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्या ख्याल है? Yes, 10 sir. to 15 या थोड़ा सा और पीछे ज़रा चले जाएं। सो आपको एक पूरी की पूरी स्पेसिस अवेलेबल है, आप उन पे कर सकते हैं काम, ठीक है। यहाँ पे एक वॉच का भी जिक्र, अब जो लोग थोड़ा शौक रखते हैं उन्होंने देखा होगा कि एंड्रॉयड के साथ भी एक वॉच होती है, ठीक है। इसी तरह आईफोन के साथ भी, वो थोड़ा ऑब्वियसली कॉस्टली है। तो वो वॉच के ऊपर ही एंड्रॉयड मतलब स्मार्ट जो वॉचेज़ हैं उसके ऊपर ही काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। पूरी पूरी बुक वहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक दफ़ा मुझे इन्विजिलेशन में मौका मिला था एक ऐसा वाक़या देखने का कि जिसमें स्मार्ट वॉच जो है वो आईफोन की थी या एंड्रॉयड की माइट भी हो। सो चीटिंग वहाँ से जो है ना वो की जा रही थी, ठीक है। बुक ओपन की हुई थी और हाईलाइट की हुई थी कुछ चीज़ें। सो खैर मुझे 20 to 25 मिनट्स लगे उसको ज़रा देखने में, क्योंकि दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। ये को आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है। नई नई, ये बिल्कुल नई नई चीज़ें आई थी। सो मेरे लिए तो वो घड़ी एक थी, लेकिन खैर थोड़ी एफर्ट के बाद वो ट्रेस आउट हो गया कि अच्छा मतलब करता क्या, करीब जाने पे आप बंद कर दें और जब कोई बंदा दूर है तो उसको यूज़ करते रहें। सो वो उसी तरह ही है जैसे आप एक फ़ोन को एक्सेस करें, वो वॉचेज़ के थ्रू भी उस चीज़ को एक्सेस कर रहे होते थे। अब होम ऑटोमेशन पे अगर चले जाएँ तो ये आपको लास्ट टाइम इसकी की भी एग्जांपल दी थी कि अगर ऑफिस में बैठे हैं तो आप, कुछ लोग प्रोजेक्ट भी इस पे करते हैं, माइट भी किया भी होगा, में कंट्रोल लैब में सीटिंग होती है तो उसके अंदर भी कुछ जो लाइट्स हैं वो इस पे ऑटोमेशन पे है कि टच पैड के थ्रू आप उसको टच करें और आपको उसको ऑन ऑफ करने की बटन से ज़रूरत नहीं है। वाईफाई के साथ भी उसको अटैच कर सकते हैं। आप उठ के घर चले गए, आपको फील हुआ कि मैं एसी चलते ही छोड़ा है, सो आप यू कैन स्विच इट ऑफ। या लोग अपने घरों के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है, उन्हें ऑनलाइन एक्सेस करके ऑफिस में बैठे उनको देख रहे होते। तो ये सारी खैर टेक्नोलॉजीज़ हैं, सर्विसेज हैं। ये तो खैर एग्जांपल्स हम होम ऑटोमेशन की इस तरह से देख रहे थे। हम इसको इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। मैनेजर है विद इन देयर ऑन रूम, वो पूरी आपको पता है डिफरेंट व्यूज़ आ रहे होते हैं कैमराज के, उसको पता चल रहा होता है कि क्या है। किसी शॉप पे चले जाए तो कस्टमर्स को जो डील कर रहे हैं उनके सेल्समैन, उनके डिफरेंट पॉइंट्स के आपको व्यूज़ आ रहे होते हैं। ओके जी, अब इसके लिए कुछ गाइडलाइन, जैसे मैंने कहा था कि इंजीनियर आर द बेस्ट वन टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें क्या है कि रीड ब्रॉडली एंड थिंक डीपली ना, क्योंकि जब आप, जैसे एक लिटरेचर रिव्यू की टर्म होती है, तो जब आप किसी कोई डेटा रीड आउट करें तो आप बड़ी ब्रॉडर टर्म में उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं। फिर जब आप अपने काम पे, अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं तो आप डीपली फिर उसके ऊपर सोचते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ लिखेबल हो सकती है। नॉलेज लेते वक्त आप थोड़ा ब्रॉडली देख लेते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली आप थोड़ा डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे बीएस लेवल के ऊपर होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। जब आप पीएचडी या एमएस जैसे जैसे टॉप पे जाते जाते आप चीज़ों को नैरो डाउन करते जाते हैं, ठीक है। टॉपिक, आप एक ही टॉपिक को लेकर उसको बहुत डीपली उसी के ऊपर चीज़ों को जो है वो सोच रहे होते हैं। सो अब जो आपकी इनोवेशंस है, नई चीज़ें जो हैं उनके बारे में ऑब्वियसली जब आप थोड़ा क्यूरियस होंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब आप इन टच रहेंगे तो तभी आप बेहतर फोरकास्टिंग कर सकते हो, तभी आपको एक क्लोज आइडिया होगा, ठीक है।
और अगर आपको बहुत ज़्यादा हवा ना नहीं है तो वो साफ ज़ाहिर है फिर आप टीम लीड या मैनेजर या इस तरह के रोल्स के लिए भी सूटेबल कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। और अगर आपको आइडिया है, आपको चीज़ों की नो हो है, आप ऑन गोइंग ट्रेंड्स जो हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं पास्ट के साथ, आगे पीछे चीज़ों को, सो देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है, और आपके अपने जो सीनियर्स हैं या जो बाकी प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, क्रिटिकली सोच रहे हैं। सो ये चीज़ें ऑब्वियसली आपको इवेंचुअली हेल्प आउट करेंगे जब आपने कोई फोरकास्टिंग जो है वो करनी होगी। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या रेलिवेंट नई टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर क्या क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं कि अगर हम उनमें से कोई विद इन आवर ऑन बजट अगर हम कोई यूटिलाइज़ कर लेते तो हम किस तरह के रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, और जब आपने कोई भी एक्शन प्लान करना है फर्दर उसको, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं। फोकस ऑन क्रिटिकल एरियाज इन द नीड ऑफ मैनेजमेंट अटेंशन फॉर एग्जांपल। अब क्रिटिकल का जो वर्ड है ये आपने पहले अक्सर आप टेस्ट वगैरह देते थे उसमें कुछ जो है वो क्रिटिकल टाइप क्वेश्चंस आए होता है इस तरह का टेस्टों में आपके पास कुछ सर्टन पोर्शन अगर इंग्लिश का है तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आपके पास होते हैं, एनालिटिकल टाइप जो होती है, रीजनिंग टाइप और इस सेंस में। यस सर। ठीक है, सो आप एक ट्रेडिशनल वे से Yes, sir. थोड़ा इनकरेजिंग मोड में सोचते हैं, थोड़ा यूनिक सोचते हैं थोड़ा। सो आपको देखना है कि क्या क्या एरियाज़ हैं जिन पर टेक्निकली आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं। क्या आपने जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्पेसिफिक होते हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कुछ सर्टन स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं फिर, और आप कुछ ना कुछ रिजल्ट्स को अचीव कर लेते हैं। अगर आप बहुत जेनेरिक रहते हैं या ऐसे चीज़ें सेट करते हैं जो कि मेजरेबल ही नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे लेकिन जो फिर ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं वो नहीं हो सकते। ठीक है, और जो आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं या जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो आप मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड कोई प्रोसीजर बनाएं कि उनको अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो, उसको अगर चेकआउट करना हो, उनके अगर एवेल्यूएशन करनी हो, अकाउंटेबिलिटी करनी हो। ठीक है, और तो फिर आप क्लियरली जो है ये सारी चीज़ों को कर सकें। ठीक है, और आपको कोई थर्ड पार्टी भी बुलानी पड़ सकती है कि आप वो सारी एवेल्यूएशन कर रहे हो या ऑडिट कर रहा हो। ठीक है, बैंकिंग का जैसे सेटअप है तो एक इंटरनल ऑडिट होता है, बैंक अपना एक ऑडिट होता है, वो बैंक की टीम जो है पूरी वो ऑडिट करती है। ठीक है, और उसके इस ऑडिट के अलावा क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम आती है। ठीक है, वो ऑडिट करती है, वो साफ ज़ाहिर है वो एक्सटर्नल है, वो टॉप के ऊपर बॉडी है। ठीक है, सो उनको ऑडिट ऑब्वियसली पनिशमेंट या जो कुछ भी उन्होंने करना है। इंटरनल जो ऑडिट होता है विद इन दैट कंपनी, वो भी डेफिनेट सी बात है वो और इनको कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि नेक्स्ट में जो ऑडिट आएगा या नेक्स्ट में जो विज़िट आएगा उसके बारे में आपने कैसे प्रिपेयर होना है। तो वो विदाउट पनिशमेंट कुछ चीज़ें जो है वो लर्न हो जाती है। उसका कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि कंपनी को पेनल्टीज़ और उसका जो एक इमेज है, जो रिप्यूट है, वो जो है वो डैमेज नहीं होती। ठीक है, और इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई है उसको तो माइट भी दोनों सूरतों में नुकसान हो सकता है। इंटरनल में भी अगर उसकी कुछ फ्लॉज निकलती हैं तो उसको कंपनी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उस पर देखेगी, और अगर एक्सटर्नल विजिट में भी वो कुछ चीज़ें इस तरह की ट्रिगर आउट होती हैं तो उसको देन अगेन देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनी बच सकती है किसी मेगा डिज़ास्टर से या किसी बड़े इवेंट से गुजरने से पहले एक अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। और इसमें क्या है कि टीम वर्क जो है ऑब्वियसली उसको इनकरेज किया जाए, और टीम वर्क में जब आप इनकरेज करते हैं या अगली स्लाइड में कुछ जिक्र आएगा, जब आपने डिप्लॉय करने होता है एम्प्लॉयज़ को कहीं लगाना है या कोई रोल असाइन करना है तो वो फिर बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है कि कौन सा पर्सन किस रोल के लिए बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, और कौन से लोग हैं कि वो काम करना भी चाहते हैं। ठीक है, जो करने वाले होते हैं उनको डूअर्स कहते हैं। सो एग्री टू डू वाली सिचुएशन भी होनी चाहिए, वो भी एक दो स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको भी एवेल्यूएट करें, और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को या किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को आपने अप्रिशिएट करना है और वो हर कंपनी में होता है
कि उसका अप्रेजल, बोनस, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ों में जो है वो उनको रोल प्ले करवाया जाता है, ठीक है। और उसमें ये है कि ऑब्जेक्टिव सेट करें, ठीक है। ये जैसे लास्ट में भी हमने इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी कि आप अपने बजट्स के अकॉर्डिंगली, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली और आप अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो सारी चीज़ें आप लो करते हैं, ठीक है। माइंड भी हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा गोल्स हों, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास हों और जो नीड्स हैं, लेट्स से डेवलपमेंट के अंदर कोई ज़रूरत अगर आपको किसी चीज़ की मेंटेनेंस के अंदर है, या आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करें। अगर स्ट्रेटजीज़ में कोई मसला है, कोई हिकमत अमली में कोई प्रॉब्लम है, उसको बेहतर करने की जो है वो कोशिश की जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाए और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, कि उनको आप मेजर कर सकें। हम पहले भी चीज़ को कर चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया था डिफाइन मैट्रिक्स। अच्छा जी। सो अब एक्शन स्टेप्स के अंदर क्या हो सकता है कि लिस्ट मेजर एक्शन स्टेप्स। आपने क्या काम करना है कि आप अपनी जो काम का स्केजुलिंग है उसको डिफाइन करें, रिसोर्सेज को बताएं और कौन सा काम पहले करना है उसका एक ऑर्डर सेट करें, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो सेट करें। ऑब्जेक्टिव्स तो आप पहले सेट कर चुके हैं क्योंकि हम उनको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। और सर्टन आपने एवेल्यूएशंस के रूल को भी डिस्कस किया हुआ, ठीक है। और एट द एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एक सेपरेट चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट टाइप। इसके पूरा प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, माइट बी यू हैव हियर्ड अबाउट इट, या शायद नहीं सुना हो, ठीक है। कि रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता? यस सर। टॉप प्रायोरिटी होती है। सर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। सो ये वाकई बात ठीक है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है इसके बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बड़ा प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है कि बिजनेस में रिस्क तो फिर लेना पड़ता है, ठीक है। सो आप देखें कि कौन कौन से रिस्की स्टेप्स बीच में हो सकते हैं, ठीक है, और उनको डिफाइन करें ताकि आप रिस्क को जो है वो मैनेज कर सकें। एंड पे लिखा भी होगा कि डिफाइन कॉन्टीजेंसीज टू मैनेज रिस्क, ठीक है। कि आप कॉन्टीजेंसीज देख रहे हैं, हंगामी हालात जिसको कहते हैं, ठीक है। कि आप देख रहे हैं कि आपको क्या इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंगली आप देखें कि हाउ टू मैनेज, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप सारा कुछ करें। स्केजुलिंग देखें, फ्लेक्स और उसमें फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग होनी चाहिए और अल्टरनेटिव रूट्स भी बीच में होने चाहिए, ठीक है। और जो भी आप स्केजुलिंग करें या कोई भी काम करें, कोई भी प्रोसीजर सेट करें, तो उसको इस तरह का करें कि बीच में डिलेज जो हैं वो कम से कम हो, चीज़ें रिपीटेडली ना हो रही हों। क्योंकि जब आप चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं और एक्सपीरियंस से आप अपनी लर्न नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होता है, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हो, ठीक है। एक बंदा जो कि एक नए एक फ्रेश काम करने के लिए और इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रो करना है, आप रोज़ वही पुराना काम ही रिपीट करते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही है तो आप ऑब्वियसली उसमें कुछ थोड़ा इनोवेशन का, कोई बेहतरी का, कोई डेली बेसिस पे अपने टास्क किसी को स्टार्ट करेंगे, किसी को एंड करें। अगर आप वही पुराने को ही आके साफ करते रहेंगे तो एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट और कॉस्ट किसी सेंस में भी मैनेज नहीं होगी, ठीक है। तो स्केजुलिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और बजट, अब इस पे थोड़ा मैं पॉज लेता हूँ ज़रा। डेवलप बजट के ऊपर आपके जहन में डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ होंगे जो कि हम सोचते हैं कि हम इस टाइप का कोई काम करेंगे, कोई भी डिफरेंट टाइप। आपने सोचा किसी का होटलिंग का माइंड होगा, किसी का टेक्निकल बिजनेस का माइंड होगा, कोई प्रॉपर्टी का सोच रहा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं। कोई कहता होगा कि यार घर घर जो है ना वो बना के अगर बंदा बेचे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। कोई और किसी को वर्कशॉप से रिलेटेड आइडियाज़ बेहतर लग सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपके पास है। लेकिन अब होटलिंग पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ बजट आपको रिक्वायर है। जब आप बात करते हैं कि आपको कोई प्लॉट लेना चाहिए और उसके ऊपर आपको घर बनाना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस में एक डिफरेंट आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर आप कोई कोई लैब बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग एक लैब का आपका माइंड सेट है, उसके लिए आपको
डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स चाहिए, डिफरेंट टाइप की चीज़ें चाहिए, ठीक है। या अगर आप मार्केटिंग या कुछ और करना चाह रहे हैं, उसमें डेली आपका ट्रैवलिंग बीच में आ जाएगी, आपका फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। माइट भी हो सकता है कि आपको ऐसा काम करें कि आपने कोई थर्ड पार्टी भी साथ में हायर की हुई है, जिसको आप पर विजिट या सम हाउ उनको भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो और अब हर बंदे के माइंड में ये होता है कि वो लेट्स से अक्सर एक टर्म यूज़ होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ जी हम प्रोवाइड करें। सो एवरीवन जो है ना वो इज थिंकिंग अबाउट के वो जो अच्छी फैसिलिटीज़ दे, ठीक है, नंबर वन पे उसकी चीज़ें हों। लेकिन उसका जो बजट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बजट किस तरह। स्कूल आप सपोज आप एक यूनिवर्सिटी या स्कूलिंग या इस तरह का कोई एक सेटअप शुरू करते हैं, तो अब आपके दिल में सखावत भी बड़ी होगी कि मैं जी दोपहर का खाना भी दे दूँ, पे तो मैं दे ही रहा हूँ, क्या ख्याल। और उनको जी फ्री सर्विसेज दे दूँ, उनको पिक एंड ड्रॉप की फ्री फैसिलिटीज दे दूँ, तो धूम मच जाएगी मेरे एरिया में, क्या ख्याल है तो अच्छे फीचर्स ना। या कोई और काम करे उसमें एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इवेंचुअली क्या आपका बजट आपको इस सेंस में अलाउ करेगा। दिल तो सभी का करता होगा, आप अगर बिजनेसमैन बने तो आप भी सोचते होंगे कि मैं फ्री पिक एंड ड्रॉप, और कुछ कंपनीज में होती भी है लोअर को, लोअर स्टाफ को, और सम हाउ या कोई अगर अच्छे मैनेजरियल लेवल पे है तो उसको गाड़ी वगैरह ये इस तरह की चीज़ें, क्या ख्याल है। ये शशके वाली करना और यस इसको सर। देना, तो लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड कहाँ पे कर रही हैं, बजट पे। बजट पे डिपेंड कर रही। अब लास्ट स्टेटमेंट इस स्लाइड की पढ़ते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ जी, कोई पढ़ के इसको बताया जरा। Revise action steps if projected cost exceeds value expected. वो आप कह रहे हैं कि अगर आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी जो कीमत है, एक मिनट, उसकी जो आपकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, ठीक है, और जो आपने क्वालिटी प्रोड्यूस करनी थी या जो आपके माइंड में प्रॉफिट था या जो कुछ भी आप अचीवमेंट्स लेना चाह रहे थे, अगर आपकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट ही उससे ऊपर निकल जाती, ठीक है, अक्सर मार्केट में आप देखते हैं कि वो कहते हैं यार कि तो ये चीज़ हमें भी नहीं पड़ती, क्या ख्याल है? बात समझ लग रही होती क्या कहना चाह रहे होते हैं। यस सर। ठीक है, सो तो अगर इस तरह का आपके पास भी कुछ सिनेरियो है तो आपको फिर रिवाइज करने की जरूरत है, रीविजिट योर एक्शन स्टेप्स। हो सकता है कहीं पे फ्लॉज आपकी मेथोडोलॉजी में हूँ, आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आप सो ये वो चीज़ें हैं कि अगर बहुत अच्छी अच्छी माइंड में चीज़ें हैं कि ये हो रही, तो ऑब्वियसली आपको अपने एक्शन स्टेप्स को जो है ना वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मीटिंग एंड कर। अच्छा जी, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर आपकी जो कॉस्ट है वो पूरी नहीं हो रही, तो आप अपने जो स्टेप्स हैं, जो एक्शन स्टेप्स हैं, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि अगर हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है, फोरकास्टिंग ये सारी चीज़ों का मतलब यही है कि हम विद इन द डोमेन या विद इन द बजट्स जो है वो चीज़ें जो है वो करें। मैं दोबारा एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ।
तो ये बजट का खैर जो पॉइंट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको मैं ज़रा क्विकली रीड आउट करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें क्वालिटी की डेफिनेशंस थे डिफरेंट। ठीक है, कोई समरी बता सकता है उसकी? जो पिछले 1-2 प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्वालिटी की 3 to 4 डिफरेंट डेफिनेशंस को स्टडी किया था और फिर इवेंचुअली एक हमने उस पे डेफिनेशन को देखा था कि जी सर, 4 टाइप की थी। एक कॉस्ट की थी, एक मतलब के प्रोडक्शन की थी, और 2 और थी सर। उसमें उसने बताया था कि आप कुछ लोग कॉस्ट को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग फीचर्स, जो प्रोडक्शन है वो कैसे की गई है, कुछ लोग डिजाइन को प्रेफर करते हैं। ऐसी चीजें थी कि उसमें फीचर्स कौन से हैं, और ये चीजें थी। सर उसमें से फाइनली उसने यूजर बेस्ड को बेस्ट पिक किया था ना, क्या मतलब यूजर के एंड पे डिपेंड करता है, जो कस्टमर होता है। एंड जाता है यार बेटी। अच्छा सॉरी, आज आई डोंट नो कि क्यों नेट बार बार तंग कर रहा है ज़रा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो 2.1 है इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास, हमने क्वालिटी को डिस्कस किया था, क्वालिटी की डिफरेंट सर डेफिनेशंस आवाज पढ़ी थी, कट रही तो है उसकी आपकी। कोई समरी बताएगा? एक मिनट चलें, थोड़ा वेट करता हूँ मैं कि मेरे पास। आवाज सर क्लियर दोबारा है बताएं, क्या? क्वालिटी का दोबारा बताएं। जी जी, मेरा कहने का मतलब ये है। जी जी। क्वालिटी में सर 4 चीजें थी। एक मतलब कि डिजाइन के हवाले से था, एक कॉस्ट के हवाले से था, यूजर जैसे हम्म रिजवान ने कहा है कि यूजर को उसने बेस्ट कहा था। तो जो यूजर ठीक है मतलब कि जो 4 चीजें थी सर कस्टमर उसमें, और 1-2 चीजें भी थी जी, कि मतलब कि बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट अच्छा खैर, वो रिवाइज पर्सन। करवाने का, जी जी, मैं समझ गया, बस वो रिवाइज करवाना था आपको माइंड में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, क्वालिटी से रिलेटेड जैसे डिफरेंट आपने कौन से, थोड़ी अभी भी स्टिल जी सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, लेकिन वो थोड़ी सी ना लैग सर कर रही कट है। बहुत रही है। कट बहुत रही है सर। अच्छा, अब थोड़ी बेहतर हो गई है या अभी भी काट ही रही है?
अभी जी तो सर आप सही सही है है सर। पहले से बेहतर है। नहीं सही है सर। अच्छा चलें लोग गवाही दें, पता लगे कि इधर इशू तो अभी थोड़ा फील हो रहा है मुझे विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा। सो अभी कुछ बेहतर है या नहीं है? सर अभी तो सही आ रही है अब फिलहाल। हम्म, ठीक आ रही आवाज़? या सर अभी सही आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन आपको करने का भी इस पॉइंट पे मतलब ये था कि जैसे वहाँ पे 3 to 4 डिफरेंट डेफिनेशंस थी और भी उसको बेस्ट किसी भी पॉइंट पे कह सकता था। यहाँ पर भी उसी तरह हमारे सामने एक केस है, एक ग्रेजुएट है सर स्क्रीन नहीं और शेयर हो रही है आपकी। या सर अच्छा हमारे पास क्या है कि जैसे क्वालिटी की 3 4 डिफरेंट डेफिनेशंस थी और उसमें से हमने एक डेफिनेशन चूज़ की थी पर्टिकुलरली। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास केस है ग्रेजुएट का कि वो ग्रेजुएट हुआ और माइट भी उसने कोई मेडल या उसने डिस्टिंक्शन लिया और ही इज़ क्वाइट हैप्पी कि जी उसको डिग्री मिली है या विद ऑनर। जैसे हमारे यहाँ पे गुड कैटेगरी होती है इस तरह ऑनर कैटेगरी होती है और एक्सीलेंट में डिस्टिंक्शन की कैटेगरी होती है। ये फॉरेन कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट यूज़ करता है। ठीक है कि ऑनर डिग्री जो है वो उसको एक अच्छी डिग्री कंसिडर किया जाता है। ठीक है और डिस्टिंक्शंस जो हैं वो टॉप जैसे पोजीशंस होती हैं वो हमारे पास सिनेरियो होता है। ठीक है सो ऑब्वियसली दैट इज़ गुड। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन पे सारी हैप्पी होते हैं लेकिन क्या वो फर्दर आगे अपनी जो लाइफ वो भी बेहतर गुजारना चाहता है हंसी खुशी के साथ। सो उसको कोई ना कोई रोड मैप की तो ज़रूरत होगी कि वो एक अच्छी जॉब को सर्च आउट कर सके और उसको जो है वो अपनी लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं वो निकाल सके। तो आपके ख्याल में ये उसको कोई ज़रूरत पड़ेगी फर्दर कोई रोड मैप की या उसे क्या करना चाहिए कि आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? या सर जरूरत होगी उसे। ज़रूरत होगी ऑब्वियसली इसी वो जो है फुल लाइफ को तो नहीं आगे जो स्टूडेंट लाइफ है इससे उसको थोड़ा डिफरेंट लाइफ में आना पड़ेगा। ठीक है सो अब इस पे हम नेक्स्ट में ज़रूर करेंगे बात। तो आपने ये हर बंदे ने कुछ प्लान जेन में लेके आए हैं कि आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? अपेरेंटली व्हाट ही नीड इज़ अ रोड मैप इनटू द फ्यूचर। ठीक है सो हाउ कैन यू हेल्प हिम? उसे एक रोड मैप चाहिए तो आपके माइंड में भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। माइट भी कोई कह सकता है कि ये जॉब स्टार्ट करे या फिर जॉब में ये ऑप्शन हो सकती है कि किस टाइप की वो जॉब स्टार्ट करे। ऑब्वियसली वो उसकी डिग्री से रेलिवेंट होगी। सो आपने विद इन द इलेक्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिव सोचना है क्योंकि ये वो वाली डिग्री है जिसका आपको थोड़ा आइडिया है। तो टेक्निकली किन किन डोमेन्स में वो चला जाए या क्या कुछ करे या क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक है आप लोगों ने इसका कोई ना कोई एक प्लान सोचना है। बात समझ लग गई है ना कि यस आप सर। उसे क्या सर सजेस्ट करेंगे? ठीक है ये कोई फ्रेश गैजेट आपके पास आ जाता है सो आप भी ऑब्वियसली अभी सून यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर सो ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी होगी रिपीट ऑब्वियसली। सो हमने उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट करना है अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बेस के ऊपर और अपनी मैनेजरियल स्किल्स की बेस के ऊपर कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करे कि वो एक एक्साइटिंग और एक हैप्पी लाइफ जो है वो अपनी फ्यूचर में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी सो इससे ही हम आगाज़ लेंगे जो नेक्स्ट में हमने करना है। फिर इसमें कुछ एक दो और चीज़ें हम देख लेते हैं कि जब ये आप हम जो सारी डिस्कशन अभी कर रहे थे फोरकास्टिंग की या प्लानिंग वगैरह की, तो क्या होता है कि एक अच्छा प्लानर वो होता है कि जो कि पॉलिसी बना के दे दी जाती है और वो पॉलिसी ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है कि सारों को उस पॉलिसी का बता दिया जाता है। ठीक है कि ये जी पॉलिसी है, इसके मुताबिक आपने काम करना है। और उससे क्या होता है कि रिपीटेडली जो
क्वेश्चंस होते हैं, बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक ही बंदा बार बार वो बात पूछ रहा है। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि जी आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी, और मैं उस पर ये नहीं कहता कि उसकी क्या डेडलाइन होगी और कैसे सबमिट करवानी, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे हर स्टूडेंट ऑब्वियसली पूछेगा ना, सर डेडलाइन क्या होगी, कितने पेजेस की होनी चाहिए, सर कहाँ पर सबमिट करवानी, ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर ऐसे होगा। सो अब मैं बार बार हर बंदे को उसी तरह बता रहा हूँ, रिपीटेडली मैं मेल्स टाइप कर रहा हूँ, मैं वो ऑफिस में आके पूछ रहे होंगे, या मैं अपना काम को एक दफ़ा ऑब्वियसली पॉज करके अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ या वर्बली बता रहा हूँ, इट विल टेक अ टाइम। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। और उसी टाइम यस में सर। बाकी काम भी करने हैं। जब आप इंजीनियर होंगे तो आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने लोअर स्टाफ को सही तरह से इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी, आपकी जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव्स जो हैं, उसको ही आपने नहीं किया। ठीक है। So policies are directives promulgated to address repetitive questions and issues of general concern। तो जो बार बार रिपीट हो रही हैं जो चीज़ें, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनकी आप एक पॉलिसीज़ बनाएं। और प्रोमोगेटेड का मतलब है कि उनका ब्रॉडकास्ट करें, आप उनको अवेलेबल करें। ऑब्वियसली आपने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट्स के ऊपर सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होती हैं। लेट्स से जी हायरिंग कैसे करनी है, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, आपकी साल के बाद परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है, ग्रेड लगते हैं, अप्रेजल होता है, बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट लगता है, मेडिकल क्या फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स किस तरह के, रिटायरमेंट पे क्या होने जा रहा है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और आपको ट्रैवलिंग के ऊपर क्या अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, TADA जो होता है, ट्रैवलिंग और डेली जो अलाउंस है, एक वर्ड यूज़ होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ऑलरेडी, और जो आप कोई कंपोनेंट बना रहे हैं उसके क्या प्रोसीजर है, क्या SOPs हैं, क्या स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सारी गाइडलाइंस आप वहाँ पर अवेलेबल कर देते हैं। कोई फॉर्म्स हैं वो डाउनलोड्स के अंदर पड़े हुए जाते हैं, तो वहाँ पर तो आपके ख्याल में यही कुछ नहीं होता पॉलिसीज़ में, और यही कुछ ही मेरे ख्याल में होना चाहिए। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया। और उससे होता क्या है, पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट को ऑब्वियसली टाइम सेव होता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें अपनी कर सकते हैं जो कि उन्होंने कुछ और काम करना है। ठीक है, और जो एक डिफरेंट टाइप का और वास्ट जो एक्सपीरियंस है उनके पास्ट का कंपनी का, ठीक है, वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में उसको यूज़ करते हुए उसको कैप्चर करके क्या करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को वो फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और अगर बाहर से भी कोई लोग आ रहे हैं, ठीक है, जैसे डेलीगेशन का वर्ड है कि फैसिलिटेट डेलीगेशन। ठीक है, कोई जैसे वो इसका मतलब जैसे वफद कोई आ रहा है, ठीक है, सो आप उसको किस तरह से उसको फैसिलिटेट करना है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। और मोस्टली इन सारे कामों में आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसको आप HR कहते हैं, ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये सारी चीज़ों को डील जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो उनको बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताना पड़ता सभी को। ये आपके ख़्याल में ये एक टीचर के केस में तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है कि मोस्टली हम एक क्विज़ या एक एक असाइनमेंट या कुछ लेते हैं, पूरे एक सेमेस्टर के ऊपर हम जस्ट 5 to 6 असेसमेंट्स लेते हैं और वो बहुत कम सी होती हैं। और वो आपको एक एग्जांपल दी तो आपको शायद फील हो रहा हो कि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन के एक ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार है, तो अभी एट द टाइम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को वो डील करे। अगर वो अपनी कोई पॉलिसी क्लियर नहीं करते, या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं करता, या जो पब्लिक इंटरेस्ट का कोई डिपार्टमेंट है, नादरा वगैरह या पासपोर्ट वाले, अगर वो अपनी पॉलिसी कोई डिफ़ाइन नहीं करते, तो आपके ख्याल में कितना मैस क्रिएट होगा, कितना टाइम टेकिंग और कितनी अनाइंग सिचुएशन होगी कस्टमर्स को, सिटीजन्स को, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में। क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसे होगा जैसे पूरी एक चीज़, जितने भी उनके अच्छे फीचर्स होंगे वो सारे साइड पे हो जाएंगे और ये चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी। क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अगला नेक्स्ट में कुछ भी नहीं चल सकता। और जो भी पॉलिसीज़ हों उनका ये होता है कि वो अनबायस्ड हों, ऑब्वियसली सारों के ऊपर एक जैसी हों, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है फॉर ऑल। ठीक है, सब के लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सब के लिए जो है ना वो काम करने की। ठीक है, और इक्वालिटी को जो है वो किया जाए। ठीक है, और
जो बात बीच में हमने की थी कि बेहतर बंदे जो हैं वो बेहतर साइड पे लगाए जाएं, जो जिसकी स्किल है उसके मुताबिक उसको लगाया जाए, उसके मुताबिक उसको इनकरेज किया जाए, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके मुताबिक काम किया जाए, टीम वर्क को इनकरेज किया जाए, ठीक है, और अपने काम के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे जो टॉप पे चीज़ लिखी है, अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज़, अगर मैं इसी चीज़ को निगोशिएट कर दूँ, इसी को मैं ख़त्म कर दूँ, अभी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज़ में सबसे टॉप पे आपको यही नज़र आ रही ना, जी सर यही है। ठीक है। सो अगर मैं इसी को ही साइड लाइन कर दूँ और इसके ऊपर मैं मतलब ठीक से इसको इम्प्लीमेंट ना करूँ तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो आप जो प्रोसीजर्स जो सेट करते हैं, जैसे लिखा हुआ कि प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ पेंसिल्स के अंदर के ट्राइड एंड ट्रू मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आप सेट करते हैं। अब ट्राइड एंड ट्रू का क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी पहले टेस्ट हुए हुए हैं और वो ठीक काम कर रहे थे। सो इसका आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको एक ऐसा प्रोसीजर आपने स्टार्ट कर दिया और एट द एंड उसका रिजल्ट ही कोई नहीं निकलता, तो थ्रू आउट जो आपने रिसोर्सेज लगाए हैं वो सारे ज़ाया हैं, ठीक है, और ये कोई भी कंपनी जो है वो बियर नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स रखते हैं, दोज आर ट्राइड एंड ट्रू, ठीक है, ताकि आप अपने काम को जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं, जो कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं उसको आप कर सकें। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ISO 9002 सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये मोस्टली जो कंपनीज़ हैं उनकी किसी न किसी चीज़ के ऊपर मेंशन होता है क्या ISO सर्टिफाइड और आगे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, ठीक है। वो उनकी क्वालिटी के बेस के ऊपर हो सकता है उन्हें मिला हो, ठीक है। उनकी को मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर माइट भी हो सकता है उनको मिला, माइट भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मिला हो, तो ये कुछ डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है। और ये ऐसा उस तरह की ट्रेनिंग्स तो नहीं करवा रहे होते, लेकिन ये एक जैसे एक सर्टिफिकेट एक नंबर आपको मिलता है, ठीक है, ये उस सेंस में होती हैं। और इसको करेंगे डिस्कस थोड़ा सा ये मैनेजरियल साइड्स पे या कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है जी। सो फॉर इतना ही यहाँ पे मैं पॉज करूँगा अभी, और स्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स ये जो 50 नंबर स्लाइड्स है यहाँ तक ही आप लोग जो है वो, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो हमने सारा उसको डिस्कस कर लिया, और चैप्टर नंबर जो 2 है सर ये नेक्स्ट क्लास में क्विज नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होती है और उसके अंदर हमारा क्विज हो, ठीक है। तो अभी 5 वीक इस वीक को मिला के 5 हफ्ते हो चुके हैं, तो वो सर नॉर्मली उसके अंदर एटलीस्ट एक असेसमेंट्स लाजमी होनी चाहिए। सर ये भी आना है सर जो आज पढ़ा है? यार ये तो अब आप थोड़ा बड़े हो गए ना, अगर मैं इस 10 को निकाल भी देता हूँ 5-10 को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंक्लूड भी कर जी देता सर हूँ तो कोई बिल्कुल। फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ख्याल सर है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट ओके सर करनी थी। टेस्ट करने के लिए तो एक टॉपिक भी काफ़ी होता है, तो अब ठीक तो है हम सर थोड़ा ओके। बड़े हो गए हैं, अब हमें समझ लग जानी चाहिए कि इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सर जी रिक्वेस्ट करनी थी। जी करें रिक्वेस्ट। सर अगर कोई नेक्स्ट वीक में हो जाए तो उससे क्या होगा? सर, हमें असाइनमेंट्स और मिली हुई हैं, उनकी लास्ट डेट थर्सडे है, तो FYP में भी थोड़ा सा मतलब है, तो थोड़ा अगर टाइम मिल जाए। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, आप नेक्स्ट वीक का ले लें टाइम, उससे तो कोई नहीं है, ये तो कभी ना कभी तो इसी तरह ही होगा। किसी और आप सर को कह देंगे अगले वीक में कि सर वसीम का क्विज है, तो आप आगे पीछे ले लें। सर एक्चुअली जॉन से सर समझते हैं ना, सिर्फ हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये सबसे वो जो है ना हाई लेवल की बात आपने कर दी है। नहीं ये किसी सर को आप भी बंदा यकीन कह करें, सकता है, क्योंकि सर आप थोड़ा नहीं हमारी सर आप फीलिंग्स को यकीन करें, कोई समझते भी हैं। नहीं समझ रहा इस वक्त, कोई भी नहीं समझ रहा, हर बंदे को अपना काम चाहिए। सही है, तो यानी कि मेरा काम ही खराब करना फिर। आप देख लें, अगर आपको मुनासिब लगते तो आप अगर कर सकते हैं तो करते हैं। तो किसने कौन सी मिली हुई असाइनमेंट? वैसे मेरे ख्याल में तो सर अभी कोई नहीं कोई कर रहा होगा। हाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस की मिली हुई है सर। अच्छा, तो ये तो मैं पिछले वीक का कह रहा हूँ, और आप साथ साथ आप लोग नहीं पढ़ते। ये तो सर साथ पिछले साथ पढ़ भी लें तो
एटलीस्ट जो है मतलब कि 1-2 दिन पहले जरा मिल जाए तो अच्छा हो जाता है। बाकी जो आपको मुनासिब लगता है हम कर लेंगे वो। चलें, इसको वेडनेसडे जो है फिर वो ये जो भी अगर कमिंग फ्राइडे नहीं तो वेडनेसडे का मैं ईमेल में मेंशन करके सबको भेज देता हूँ, और आप अपनी जो भी वो टाइम्स वगैरह हैं, जो मतलब जो कुछ भी स्केड्यूलिंग है उसके मुताबिक उसको मैनेज कर ले, जिधर जिधर सर भी हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं ना सर। अगर फ्राइडे को होगा तो हम फ्राइडे को दे देंगे नहीं आपको। वो इस तरह नहीं तो होता, नहीं ये तो वो नहीं, ये वो स्कूल की क्लास वाला सीन ही है ना कि चलो बच्चों लाइनें बनाएं, ठीक है। सो वो ऑब्वियसली मैं वो पूरा एक सेटअप एक प्रॉपर क्रिएट करूँगा उसके लिए वो सारी चीज़ें। सो ये बिफोर द टाइम ही इसको मैनेज करना अच्छी बात है। ये नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हैं साथ साथ जब आप कहेंगे जी ओके हो गया तो मैं कहूँ जी ओके लाइंस बनाएं और ओके कर लें। तो ये इस तरह की नहीं है, ये बिल्कुल मैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैनेजमेंट अपनी मेरी ख़राब हुई तो ये कोर्स के साथ एक नाइंसाफ़ी है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और मैं तो कोर्स ना भी पढ़ा रहा होता तो मैं जो चीज़ें मेरी होती हैं उनको मैं सर कंप्रोमाइज़ जैसे आपको ठीक लगता है ना वैसे कर लें। चलें ठीक। तो मैं फिर एक वेडनेसडे की एक जो यूनिफॉर्म सी एक ईमेल है उसको जनरेट कर देता हूँ, और उसमें कोई प्लग एंड प्ले नहीं होगा और ना ही मुझे उसके लूप्स में फिर चीज़ें भेजनी है, ठीक है ना। ठीक हो गया ना। यस सर। ठीक है। सो ओके सर। वेडनेसडे की मैं ये करता हूँ, उतनी देर में आप अपने मोबाइल लैपटॉप पॉलिश वगैरह कर लें, बिल्स अदा कर लें, सारे जो कुछ भी करने हैं, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। तो अटेंडेंस ठीक है जी, मैं पहले ले चुका हूँ अटेंडेंस, और अब फर्दर किसी को कोई सर लेट है। मेरी नहीं लगी हुई, हाँ मैं थोड़ा लेट था। सर मेरी एब्सेंट लगी हुई है, मैं लेट हो गया था। नहीं वो जब बोली नहीं तो एब्सेंट ही ऑब्वियसली लगनी थी, तो उसको देख लेता हूँ मैं भी। तो जी और कोई स्टूडेंट जो के ठीक है जी, यू कैन लीव द मीटिंग। और अभी मैं वेडनेसडे के जो क्विज है उससे रिलेटेड, तो विद जो आपके पेपर क्या उसको कहते हैं क्लास की जो टाइमिंग है उसके अंदर विद इन द टाइमिंग आप लोगों का क्विज होगा, और वेडनेसडे के भी मैं एक ईमेल जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो अगले क्विज हैं उनके लिए अब टाइम से तैयार रहें, क्योंकि फिर मैंने अगले जो क्विज हैं वो साथ साथ ही बन जाने, क्योंकि पहला क्विज खिसक के आगे जा रहा है, तो वो फिर चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।